हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी और कंचन आईएएस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। और बहुत ही ज़्यादा देखिएगा आपको करंट अफेयर्स मतलब कि बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है आज के। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि प्रीवियस जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे उसके कितने एस्पिरेंट ने सही सही आंसर किया। बहुत ही अच्छा लगा जब उन लोग का सही सही आंसर देखा, मतलब मुझे लगा कि क्वेश्चन अपने आप में एक लेवल का था। उस लेवल का क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से सॉल्व किया विथ एक्सप्लेनेशन। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ देख के। तो देखिएगा फर्स्ट आपको आज करंट अफेयर्स क्या देखने को मिलेगा, जो कि इधर की ही न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है ये न्यूज़ है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित कर लिया है। ये आपके मेंस में प्रश्न इस बार जरूर बनने वाले हैं। 2025 में जो बीपीएससी मेंस लेगी, ठीक है, जनवरी में जो एक्सपेक्टेड है तो 70 बीपीएससी का, तो उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले हैं। इनफैक्ट प्रीलिम्स में भी पूछने की संभावना है, क्योंकि ये काफ़ी क्या बोलते हैं इसको अधिसूचित कर दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देखिएगा ये नियम जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किए गए हैं। तो किसमें संशोधन किया गया है? तो नागरिकता संशोधन 1955 में। अब देखिए हम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में देखते हैं। आपने देखा होगा बहुत प्रोटेस्ट हुआ था इस विधेयक का, ठीक है। बहुत लंबे टाइम तक इसका प्रोटेस्ट देखने को मिला था दिल्ली में, ठीक है। जगह जगह पे ये प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन फाइनली इसको क्या कर दिया गया है, तो अधिसूचित कर दिया गया है। आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस चीज़ को कैसे मेंस में जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे से रेलिवेंट तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते। देखिएगा CAA 2019 के जरिए नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या किया गया है, तो संशोधन किया गया है। तो पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लाया गया है वो किस में संशोधन हुआ है, तो नागरिकता विधेयक 1955 में संशोधन हुआ है। पहला प्रश्न तो ये बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद इसके तहत यह उपबंध किया गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के उस व्यक्ति को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा जो 31 दिसंबर, इसको एकदम डेट को याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो। अब आप सोचोगे देखो ये प्रीलिम्स की क्वेश्चन तो हो गई ना, ठीक है। कौन कौन से कंट्री से आए हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है। और कब, किस डेट से पहले आ चुके हो, तो 31 दिसंबर 2014 से पहले वो भारत में आ चुके हो। तो ये तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया। अब आप सोचोगे मैम आप तो कह रही थी कि मेंस में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया दीजिए कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा पेपर 2 में आपको एक टॉपिक पढ़ना है सेक्युलरिज्म, ठीक है, पंथ निरपेक्षता पढ़ना है ना आपको। तो अब देखिए क्वेश्चन जब आता है कि भारत में पंथ निरपेक्षता के बारे में बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो दिखाता है कि भारत का जो स्वरूप है वो पंथ निरपेक्ष है, ठीक है। तो इसमें आप कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो? आप देखिए हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, तभी तो पंथ निरपेक्ष इन द सेंस कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। ये सभी धर्म को क्या करता है, तो राज्य का कोई धर्म नहीं है, जिसको जो माने वो धर्म क्या कर सकता है, एडप्ट कर सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे अल्पसंख्यकों को क्या किया गया है, संरक्षण दिया गया है। अब ये अल्पसंख्यक भाषाई आधार पे भी हो सकते हैं, जनसंख्या के भी आधार पे हो सकते हैं, कोई संविधान में डेफिनेशन इसका नहीं दिया गया है। लेकिन जब आप इस पे लिखोगे ना कि भारत में, अगर आप देखोगे पंथ निरपेक्षता का स्वरूप देखिएगा तो उसमें एक एग्जाम्पल के रूप में काम कर सकता है। अल्पसंख्यकों के हित में भी ये एग्जाम्पल के रूप में काम कर सकता है। कैसे? क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो है इसमें आपको इस्लाम धर्म की बहुलता दिखती है, लेकिन ये जितने भी समुदाय के लोग दिख रहे हैं ये माइनॉरिटीज़ में हैं। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ में हैं। भारत सिर्फ अपने देश के लोगों को ही, मतलब अपने देश के अल्पसंख्यकों को ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों के हितों का भी क्या करता है, तो संरक्षण करता है। अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि जब आप इस पॉइंट को अपने आंसर में डालोगे एज ए एग्जाम्पल के तौर पे, तो एग्जामिनर को लगेगा ना कि भाई बंदे में बहुत दम है, ठीक है। ये इतना अच्छे से इसके एनालिटिकल पावर है, क्योंकि आप देखो ना
आप इसमें करंट का डाटा तो डाल ही रहे हो, साथ में आपका पूरा जो अप्रोच है वो दिख रहा है कि आप कितना एनालिसिस कर सकते हो। एक ऑफिसर के अंदर यही क्वालिटी होनी चाहिए। रटा रटाया सारे लोग आंसर लिखेंगे पंथ निरपेक्ष पे या अल्पसंख्यक पे, लेकिन आपको कुछ तो अलग होना होगा वहाँ से, तभी तो रैंक होल्ड कीजिएगा, तभी तो आपको जो आपका ड्रीम है कि मुझे ये पोस्ट चाहिए तो वो पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाइएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया कि इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है। अब आगे देखते हैं, उसे केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट, ठीक है, मतलब भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 की धारा 3 का क्लॉज 2 का सी के तहत या विदेशी विषयक एक्ट 1946 के प्रावधानों के लागू होने से भी छूट दी गई है या, ठीक है। और देखिए क्या है, इस कानून के तहत बनाया गया कोई नियम या आदेश ऐसा प्रावधान कर सकता है। तो इसमें हार्डली आपको क्या पॉइंट्स जानने थे। पहला पॉइंट आपको ये जानना था कि अभी गृह मंत्रालय ने इसको क्या कर दिया है, अधिसूचित कर दिया गया है। ये नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन है। कौन सा? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019। इसमें क्या प्रावधान है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, ये जो भी समुदाय के लोग हैं, जो लोग 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले भारत में आ चुके हैं, उनको क्या मिलेगी? तो भारत की नागरिकता मिलेगी। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारा न्यूज़ आएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सेकेंड न्यूज़ है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान। बहुत ही अच्छा सा ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आपके मन, आप इसको ऐसे वगैरह में भी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो देखिएगा, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, नेशनल वाटर मिशन। ये नेशनल वाटर मिशन का क्या है? तो हिस्सा है। इसके बारे में देखिएगा तो जल शक्ति मंत्रालय ने, किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने वार्षिक JSA CTR 2024 अभियान शुरू किया है। यह जो है JSA CTR का 5वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है ये? तो 5वां संस्करण है। और देखिएगा इसके फैक्ट के बारे में कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि है क्या ये चीज़। तो इसके बारे में देखोगे ना आप, तो ये पहली बार 2019 में जन आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम ऐसे ही निकालते हैं ना कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है। प्रिपरेशन उस दिन सही डायरेक्शन में हो जाएगी ना जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। चूँकि इसका 5वां संस्करण है, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये स्टार्ट कब हुआ था। तो 2019 में स्टार्ट हुआ था एक जन आंदोलन के रूप में। 2021 से इसे वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने लगा। मतलब स्टार्ट हुआ है 2019 में, लेकिन ये रेगुलर रूप से कब से आयोजित होने लगा? तो 2021 से होने लगा। उद्देश्य क्या है इसका? तो नागरिक भागीदारी के माध्यम से जमीनी स्तर पर जल संरक्षण का कार्य आरंभ करना और उसमें तेजी लाना। अब आप सोचोगे कि मैम इसका भी थोड़ा सा बता दीजिए, मेंस में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आपको वाटर क्राइसिस के बारे में लिखने के लिए आए ना, ठीक है, चाहे मेंस में ऐसे में आ जाए या पेपर 2 में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, तो आप इस पॉइंट को डालिएगा कि भारत सरकार के द्वारा क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं इस वाटर क्राइसिस से निपटने के लिए। केरला गवर्नमेंट जिसने जल बजट को लाया, ऐसा लाने वाला वो पहला राज्य है। ये सारे एग्जाम्पल्स को डालिए कॉपी में, और तब देखिए कि एग्जामिनर आप मजबूर नहीं हो जाए, मतलब मजबूर हो जाएगा वो आपको मार्क्स देने के लिए। किस बेसिस पे मार्क्स काटेंगे? आप इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल को क्या कर रहे हो, तो नोटबुक में, मतलब नोटबुक इन द सेंस कि अपने आंसर में डाल रहे हो। तो वाटर क्राइसिस पे आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लाइक आगे देखिएगा, ये जो हम जितना देख रहे थे अभी जल ये मिशन वाला ये चीज़, ये किसके अंतर्गत आता है? तो आप देखोगे इसे राष्ट्रीय जल मिशन के तहत शुरू किया गया। तो कैच द रेन जो है उसको किस मिशन के तहत शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय जल मिशन के तहत इसको शुरू किया गया है। 2024 की थीम क्या है? तो नारी शक्ति से जल शक्ति। कितना अच्छा थीम है इसका, नारी शक्ति से जल शक्ति जो है 2024 की थीम रखी गई है। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल वीमेंस डे का आप लोगों ने थीम बताया था ना, इन्वेस्ट इन वीमेन वाला, ठीक है, इस टाइप का जो थीम है। तो आप देखो ये भी कुछ ना कुछ उससे कनेक्ट हो रहा है कि नारी शक्ति से हम क्या कर सकते हैं, जल शक्ति तक आगे बढ़ सकते हैं। बहुत है, जितना ओपन कीजिएगा ना दिमाग को, उतना आपका आंसर राइटिंग का स्किल्स जो है वो डेवलप होगा। अगला टॉपिक है DRDO,
जो डीआरडीओ है उसने मिशन दिव्यास्त्र के तहत मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मिशन दिव्यास्त्र जो है उसके तहत डीआरडीओ ने क्या किया है, अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ से? तो एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है, ठीक है, तट है, वहाँ से। कहाँ पे है ये? तो ओडिशा में है। देखिएगा, स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्ट कहाँ किया गया है? तो ये फ्लाइट टेस्ट किया गया है, ठीक है। और इस मिशन को नाम क्या दिया गया है? तो मिशन दिव्यास्त्र। ये देखिए आपको कुछ दिख रहा है। अग्नि 1 कब स्टार्ट हुआ, कब इसकी परीक्षण की गई थी? तो अप्रैल 19 2012 में। अग्नि 2 का 15 सितंबर 2013 में। मारक क्षमता भी है इसकी 700 किलोमीटर अग्नि 1 का। अग्नि 2 का 2000 किलोमीटर। अग्नि 3 31 जनवरी 2015, इसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर से या उससे एबव है। अग्नि 4 9 नवंबर 2015 और 3500 क्या है इसका? तो मारक क्षमता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इतना आपको एश्योर करती हूँ, अगर आपने इस टॉपिक को इससे पढ़ लिया क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। अगर इससे पूछेंगे तो, अगर क्वेश्चन कुछ और भी पूछा ना, तो आप कैपेबल रहोगे कि आप इतने फैक्ट्स के बदौलत क्या करो, एलिमिनेट कर पाओ, ठीक है। क्योंकि ना बहुत सही होता है जब आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई को करते हो। तो सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ ओडिशा कोस्ट ऑन दिसंबर 26 2016। ये बताया जा रहा है किसके बारे में? अग्नि 4 के बारे में। ये सारा जो है आप देखो, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, ओडिशा के तट पे है अब्दुल कलाम आइलैंड, जहाँ से इसका क्या किया गया है? तो परीक्षण किया गया है। अब आप देखिए, ये जो है यह टेस्ट मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV, इसी का फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है, MIRV। इस तकनीक के साथ किसका परीक्षण किया गया है? तो अग्नि 5 का परीक्षण किया गया है। और इस संपूर्ण टेस्ट ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है? तो मिशन दिव्यास्त्र। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि बताइए मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किस चीज से है, क्योंकि आप देखो साइंस टेक के क्वेश्चन 69 बीपीएससी में लोगों के होश उड़ा के रख दिए थे कि किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि साइंस टेक से भी प्रश्न आ सकते हैं। लोगों ने सोचा जनरल साइंस से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप देखो साइंस टेक का देना वहाँ पे कहीं ना कहीं इस बार के लिए हमें उसने अलर्ट कर दिया है कि इस बार पहले से प्रिपेयर रहो आप। तो पूछा जा सकता है कि मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किस चीज़ से है? तो किस चीज़ से है? अग्नि 5 के सफलतापूर्वक परीक्षण से है। अब देखिए, यह टेस्ट जो है ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। यूएसए जो है वो MIRV तकनीक विकसित करने वाला पहला देश है। ये भी एक फैक्ट है कि MIRV तकनीक को विकसित करने वाला पहला देश कौन है विश्व में? तो अमेरिका है, ठीक है, याद रखिएगा। ये हालांकि ये वाला जो क्या वो तकनीक है वो रसिया के पास भी है, यूके के पास भी है और चाइना के पास भी है। अब अगली न्यूज़ हम देखेंगे क्या है? सेला टनल, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा सेला टनल, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 13,700 फीट ऊंचाई है। पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द, ठीक है, सिग्निफिकेंट सेला टनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 13,700 फीट इन अरुणाचल प्रदेश। 3 फैक्ट मिले हमें। ये सेला टनल जो है वो कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 13,700 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब देखिए टनल का निर्माण किसने किया है? तो टनल का निर्माण जो किया गया है सीमा सड़क संगठन के द्वारा जो है इस सेला टनल का निर्माण किया गया है। पिक्चर तो आपने देख लिया कि थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, कोई नहीं, आप गूगल करके देख लेना। यह टनल अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में तवांग को तेजपुर से, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में एक जो जगह है, एक जिला है पश्चिम कामेंग जिला, उसको किससे जोड़ेगा ये टनल? तो असम के तेजपुर से जोड़ेगा, ठीक है। कौन? तो सेला टनल, जो कि कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 13,700 फीट। इसके निर्माण में न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मोड, मतलब इसका इस्तेमाल किया गया है। जो सेला टनल का यूज हुआ है ना, इसमें किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मोड का। और यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर।
देखिए जो जम्मू कश्मीर में रेल ब्रिज बना था तो वो चर्चा में था, तो अब देखिए टीचर वाले एग्जाम में भी पूछा गया, ठीक है। उस साल मतलब 2023 में जितने भी एग्जाम हुए थे ना, सब में घुमा घुमा के उस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इस साल ये सेला टनल चर्चा में है। तो आप याद रखना, ये 2 लेन वाली ना विश्व की सबसे लंबी क्या है, तो पुल है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1.5 किलोमीटर लंबाई है। यह टनल हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, मतलब कि अब कोई मौसम का कोई झंझट नहीं है, हर एक मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। कौन सी टनल, तो सेना टनल, जो कि कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 13,700 फीट की ऊंचाई है। इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले को देशपुर से, जो कि क्या नाम है आपके असम में है, उससे जोड़ेगी। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा। आइए अगले न्यूज़ पे चलते हैं। पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्यसभा की भूमिका संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट जो है ना, मूल ढांचे को क्या कर रही है, तो डिफाइन कर रही है। तो अभी रिसेंट के उसके डिसीजन में ये बताया गया कि जो राज्यसभा की जो भूमिका है ना, वो क्या है, संविधान का मूल ढांचा है। और आपको पता है केशवानंद भारती बनाम केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, बट आप उसके मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो संविधान राज्यसभा की भूमिका को सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है, तो इसको बताया है कि ये क्या है, तो संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा है। सीता सोरेन वर्सेस भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा की भूमिका को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना है। कितना अच्छा सा ये फैक्ट पता चला हमें कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ये राज्यसभा की जो भूमिका है आप इसको हल्के में मत लो, ठीक है, ये भी क्या है, तो मूल ढांचे का हिस्सा है। तो किस वाद में कहा उन्होंने, तो सीता सोरेन वर्सेस भारत संघ मामले में। तो इस चीज को एकदम दिमाग में रख लेना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यसभा के चुनाव में जो आर्टिकल 194 का क्लॉज 2 है उसके दायरे में आता है, ठीक है। अब आप सोचोगे मैम ये आर्टिकल 194 का क्लॉज 2 क्या है, थोड़ा बता दीजिए ताकि हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रीलिम से पूछने के चांसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र कर दिया ना इसका। तो आर्टिकल 194 का क्लॉज 2 जो है वो बोलता है कि किसी राज्य के विधानमंडल की व उसके सदस्यों की शक्तियों का विशेषाधिकार आदि से संबंधित है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, तो विधानमंडल के जो विशेषाधिकार है, शक्ति है, उससे संबंधित है क्या, तो आर्टिकल 192 का क्लॉज 2, सॉरी 194 का क्लॉज 2। अब देखिए राज्यसभा से संबंधित कुछ मुद्दे हैं। आप देखो ना, राज्यसभा के साथ थोड़ा सा ज्यादती तो होता है, ठीक है। अब ज्यादती इन द सेंस कि धन विधेयक पे कोई अधिकार नहीं है उसे, ठीक है। अगर 14 दिन में वापस नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं, मतलब उसके रेलिवेंस को दिखाता ही नहीं है धन विधेयक में राज्यसभा के। सेकंड चीज आप देखो, अविश्वास प्रस्ताव भी, स्थगन प्रस्ताव भी सारे कहाँ लाए जाते हैं, तो लोकसभा में लाए जाते हैं। बजट पे भी कोई शक्ति नहीं है किसको, तो राज्यसभा को। तो यही सारी बातों को उजागर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया है। तो देखिए कि राज्यसभा से संबंधित कुछ मुद्दे को देखिए, तो प्रतिनिधित्व का पहला मुद्दा आता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप मेंस में आए राज्यसभा से लिखने के लिए तो आप डाल सकते हो कि राज्यसभा से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि नहीं इस पे ये जो था वो राज्यसभा के पक्ष में नहीं था, ठीक है। तो देखिएगा, तो प्रतिनिधित्व का पहला मुद्दा देखिएगा, 2003 में राज्यसभा के चुनाव के लिए संबंधित राज्य के निवासी होने संबंधित मानदंड को हटाने से राज्य के प्रतिनिधित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आप देखो 2003 में क्या हुआ ना, इससे पहले क्या प्रोविजन था ना कि अगर आप राज्यसभा के लिए मेंबर चुने जा रहे हो, निर्वाचित हो रहे हो, तो ये जरूरी होता था कि आप उस राज्य की वोटर लिस्ट में हो, ठीक है। लेकिन 2003 में प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि आपको फलाने जगह से राज्यसभा के लिए लड़ना है तो आप फलाने जगह के वोटर लिस्ट में हो, आप कहीं से भी हो सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं राज्य के प्रतिनिधित्व पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला। दूसरा, विधायी में आप देखो तो राज्यसभा की उपेक्षा करना। अब आप सोचो कि मैम उपेक्षा कैसे हुआ, थोड़ा हमें बताइए एग्जाम्पल देके। तो आप देखो ना, आधार अधिनियम जो पारित हुआ था तो उसको धन विधेयक के रूप में पारित किया गया,
अगर ये आधार अधिनियम एज अ आधार अधिनियम पारित होता तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा भी इसमें अपने पक्ष को रख सकता था कि वो कितना फेवर में है या फिर कितना इसके अगेंस्ट में है, क्योंकि लोकतंत्र की हमारी यही तो मजबूती है, ठीक है, दोनों सभा के होने का, कि अगर एक जल्दी जल्दी में पास हो गया एक सभा से, दूसरी सभा उस पर निरीक्षण करे, देखे कि क्या सही है क्या गलत है। तो क्या हुआ ना कि आधार अधिनियम को धन अधिनियम बना के क्या कर दिया गया, पेश कर दिया गया धन विधेयक, और धन विधेयक पे तो राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं राज्यसभा की उपेक्षा की गई थी, तो ये भी राज्यसभा से संबंधित एक मुद्दा है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए क्या है, तो संघ की कार्यपालिका की जवाबदेही, मतलब अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव जैसे विषयों पर राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है, ठीक है। देखते हो ना अविश्वास प्रस्ताव भी कहाँ आता है, तो लोकसभा में ही आता है, तो ये सारे मुद्दे पे ना कोई शक्ति ही नहीं है किसको, राज्यसभा को, तो ये कहीं ना कहीं संघ की कार्यपालिका की जवाबदेही को उजागर करता है, ठीक है। तो ये कुछ संबंधित मुद्दे हैं, बाकी राज्यसभा पे मैंने आपको इसकी 2-3 क्लास पहले ही करंट अफेयर्स पढ़ा रही थी, तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कुछ पॉइंट्स को, तो यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं होता। अब देखिए ये प्रश्न आज का, आप सारे लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है, इसका ये और छोटा नहीं हो पाएगा, आप लोग थोड़ा स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मैंने इस प्रश्न में ना आप लोगों से असत्य पूछा है, ठीक है। तो पहला है कि सेला टनल दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। दूसरा, CAA 2019 के जरिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। तीसरा है, इसरो ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और चौथा ऑप्शन क्या है आपका, USA MIRV तकनीक विकसित करने वाला पहला देश है। तो ये आपके क्वेश्चन है आज के, आप लोग सारे लोग इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है, और आंसर कीजिएगा, साथ में एक्सप्लेन भी कीजिएगा कि जो आंसर नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ। अब ये उन कुछ नाम है जिन्होंने लास्ट क्लास में आंसर दिया था करेक्ट, अपूर्वा जी, खुशी जी, नीरज जी, ईशा जी, सतीश जी, तो जो भी एस्पिरेंट सही आंसर करेंगे, ठीक है, उनका इस तरीके से नाम लगाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग कमेंट में आंसर के साथ अपनी प्रतिक्रिया को भी दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, क्योंकि आपके प्रतिक्रिया से ना हमारा मोटिवेशन इंक्रीज होता है, या फिर कुछ फीडबैक भी होगा, जैसे कि एक एस्पिरेंट के फीडबैक पे ही मैंने क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया यहाँ पे लास्ट में, क्योंकि एक एस्पिरेंट ने कहा कि मैम सब कुछ सही है, बस लास्ट में क्वेश्चन भी लगाइए ताकि हमारा और भी ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है। तो फिर मैंने क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया, तो आपको कुछ लगता है कि क्या बोलते हैं, अब हाँ एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये 5 टॉपिक से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको लगता है कि ये आधे घंटे की क्लास है, लेकिन इससे पीछे मेहनत बहुत होती है, तो वह मैं 5 टॉपिक ज़्यादा बढ़ा नहीं सकती हूँ, तो 5-5 ही कीजिए, थोड़े थोड़े से ही आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, ठीक है, तब तक सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।